हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आपकी फोर्थ मार्केट फॉर्म है। इससे पहले मैं 3 मार्केट फॉर्म करा चुका हूं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हमारी फोर्थ मार्केट फॉर्म और इसका नाम है ओलिगोपोली। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ओलिगोपोली का मतलब बता देता हूँ। ये जो ओलिगोपोली है, ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड है और ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है ओलिगी। ओलिगी का मतलब होता है फ्यू। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फ्यू, मतलब बहुत कम। ठीक है। एंड दूसरा वर्ड तो आपने पहले भी सुना हुआ है, पोलिन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आपको बताया था मैंने। पोलिन का मतलब होता है सेल। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ये वर्ड से ही पता चल रहा है। राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ओलिगी विच मींस फ्यू एंड पोलिन विच मींस टू सेल, यानी विच मींस सेल। ठीक है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, टू सेल। तो यहाँ पे आपको ओलिगोपोली की डेफिनेशन में लिखवा देता हूं। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, तो आप इस डेफिनेशन में मेन वर्ड्स देखिए क्या है। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मेन जो बात है यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सेलर्स होते हैं ना वो फ्यू होते हैं। मेरा फ्यू का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना। फ्यू का मतलब है मोर देन टू। मोर देन टू, दो से ज्यादा। अब आप सोचो कि सर अगर सिर्फ 2 ही सेलर हुए तो क्या बोलते हैं उसको। तो बेटा उसके लिए एक नया वर्ड है, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो होता है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, ये स्पेशल केस है ओलिगोपोली का। इन इन दिस देयर आर ओनली टू सेलर्स। ठीक है। अगर सिर्फ 2 सेलर्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्यूओपोली। राइट। इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे। राइट। अच्छा, अब ऊपर मैंने आपको एक चीज लिखवाई है, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखवाया है, इसमें लिखवाया मैंने आपको, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं ना तो इसको हम, पता है इस टाइप की ओलिगोपोली को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं अलग से लिखवा रहा हूँ इसको, मतलब इसी में लिखवा रहा हूँ, बट आप इसकी डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। कोई पूछेगा प्योर ओलिगोपोली क्या है, तो आप लिखोगे इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हिच देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है। लेकिन अब ये बात आती है, डिफरेंशिएटेड अगर वो प्रोडक्ट्स होंगे उनके, तो हम इसको बोलते हैं, इम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट। अब आप एक बात सोचिएगा, पहले तो मैं इसका आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब आप देखोगे एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि काफी सारी ऑटोमोबाइल्स हैं। तो ऑटोमोबाइल्स ऐसा तो है नहीं कि भाई हजारों हैं या लाखों हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनियां। आप ज्यादातर नाम सुनते होंगे कि टाटा हो गई, मारुति हो गई, ऐसे ऐसे नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, टाटा हो गई, टोयोटा हो गई, मारुति। तो ये फ्यू फर्म्स ही तो है, इतनी ज्यादा थोड़ी है। राइट। तो इसको एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल। ठीक है, जैसे सीमेंट की हो गई, जैसे स्टील की हो गई। स्टील सीमेंट आपने सुने होंगे कुछ कंपनीज के नाम, अंबुजा सीमेंट हो गया। ठीक है। बिरला बिरला की सीमेंट हो गई। तो काफी सारी सीमेंट्स के आपने नाम सुने होंगे, तो वो फ्यू सेलर्स में आते हैं। ठीक है। वैसे नहीं जैसे कि उसमें होता है ना, आपके क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में तो किराने की दुकान हर गली में है, तो हर गली में आपको ये थोड़ी मिल जाएगा ऑटोमोबाइल की कंपनी अलग अलग, ऐसा तो होता नहीं है। तो यही हो गया आपका, क्या कहते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स की फ्यू फर्म्स होती हैं, सीमेंट की कंपनी की फ्यू फर्म्स होती है, स्टील, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये हो गया आपके ओलिगोपोली के कुछ एग्जाम्पल्स, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे इसका भी एग्जांपल देता हूँ, डिओपोली का। कोक एंड पेप्सी। देखना आप, कोक एंड पेप्सी एक ब्रांड्स हैं। इनकी क्या, कोक एंड पेप्सी क्या मतलब, सॉरी कोक नहीं बोल रहा मैं, कोका कोला कह रहा हूँ। आप देखना जितनी भी हमारे यहाँ मैक्सिमम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ना, या तो वो कोका कोला कंपनी की होती है या फिर वो पेप्सी की कंपनी की।
है। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं फ्लेवर के बारे में बात नहीं कर रहा। कोका कोला के फ्लेवर्स अलग अलग है, कोक अलग आता है और भी बाकी सारे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कोका कोला एंड पेप्सी की क्या चलती है, ड्यूओपोली। अगर एक रेट बढ़ाता है तो दूसरा भी अपने रेट बढ़ा देता है, मतलब ये ड्यूओपोली है। मेन दो ही कंपनी है, कोका कोला एंड ये आपकी पेप्सी। ड्यूओपोली का और भी एग्जांपल है, आपको पता है जितने भी आपके वो बनते हैं ना एयरक्राफ्ट, तो दो कंपनियां मेजरली बनाती है आपके एयरक्राफ्ट, और इन कंपनियों का नाम है, एक तो एयरबस है एंड दूसरा है बोइंग। तो ये काफी फेमस है ये दोनों। ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी करते हैं, ये आपके कमर्शियल जो लार्ज एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनकी। तो जेट एयरक्राफ्ट, लार्ज जेट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यही दोनों कंपनीज करती है, राइट। तो ये हो गई आपकी ड्यूओपोली की एग्जांपल। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक वर्ड आता है कोल्यूसिव, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, एंड दूसरा आता है नॉन कोल्यूसिव। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो क्या होता है, जब सारी फर्म्स क्या कहते हैं, फ्यू ही फर्म्स है, मतलब मार्केट के अंदर जो फर्म है वो फ्यू है। अगर मान लो, अच्छा इसका दूसरा नाम जो होता है ना बेटा, इसका कोऑपरेटिव भी बोला जाता है, कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। तो यहाँ पे फर्क क्या होता है, ये जो फ्यू फर्म्स है अगर ये मिल जाए और कहें कि यार हम ना एक काम करते हैं, यही मार्केट में बैठ के आपस में ही डिटरमाइन कर ले प्राइस, आपस में कोऑपरेट करे प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर आउटपुट का कि यार इस साल हम ना थोड़ा कम आउटपुट निकालेंगे, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में, राइट। तो अगर ये आपस में ऐसे वो रखते हैं कि भाई कोऑपरेशन करते हैं ये ऐसी फ्यू फर्म्स, तो इसको हम बोलते हैं, इनकी ओलिगोपोली कैसी है, ओलिगोपोली कोल्यूसिव ओलिगोपोली है या फिर कोऑपरेटिव ओलिगोपोली है, एक ही बात है। ठीक है, और नॉन कोल्यूसिव में मतलब नहीं, वो ऐसा नहीं करते बल्कि वो कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे लिखना इफ द फर्म्स, इफ द फर्म्स कोऑपरेट, कोऑपरेट इन डिटरमाइनिंग प्राइस, डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट, और बोथ, दोनों में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की ओलिगोपोली को बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली या फिर कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। यहाँ पे लिखोगे इफ द फर्म्स compete, compete with each other। ठीक है, अब यहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहे, compete कर रहे, compete with each other, तो हम बोलते हैं उसको नॉन कोल्यूसिव या फिर नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ओलिगोपोली भी यहाँ पे समझा दी। तो बच्चों इसमें आप देखोगे पहला फीचर है, इसका फीचर्स पढ़ रहे हैं अब हम लोग ओलिगोपोली के। पहला फीचर है फ्यू फर्म्स, देयर आर वेरी लार्ज, देयर आर वेरी फ्यू लार्ज फर्म। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, मार्केट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। तो आप देखोगे ऐसे लार्ज फर्म्स बहुत ही कम है, इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको। तो पहला फीचर तो हो गया आपका फ्यू फर्म्स, ये तो आपको डेफिनेशन में भी बता दिया गया था। इसके बाद इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, कि इतनी कम फर्म्स होती हैं कि पता है क्या होता है, कि अगर एक क्या कहते हैं, एक फर्म ने जो भी एक्शन लिया है ना, वो दूसरी फर्म क्लोजली वॉच करती है उस चीज को, ध्यान रखना। तो जो भी राइवल फर्म है ना, वो अपनी जो क्या कहते हैं, एक फर्म है वो अपनी राइवल फर्म, मतलब जो भी कॉम्पिटिटर है उसका, उसके एक्शंस पे, उसकी एक्टिविटीज पे बहुत क्लोज वॉच रखती है ओलिगोपोली के केस में। ठीक है, क्योंकि फर्म्स बहुत कम होती हैं, एक का एक्शन दूसरे पे भी फर्क डालता है। ठीक है, तो इसी चीज से निकलता है आपका इंटर डिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे, यानी कि एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर फर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट, अफेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर फर्म, राइट। तो ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, ऐसा भी होता है। आप इसको ये बोल सकते हो, अ चेंज इन आउटपुट और प्राइस बाय वन फर्म इवोक्स रिएक्शन फ्रॉम अदर फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट और प्राइस, और प्राइस
by one firm evokes reaction from other firms operating in the market इसका मतलब बेटा बहुत सिंपल सा है। अगर एक फर्म ने कोई एक्शन लिया है, अपने प्राइस को वेरी करा दिया उसने, मान लो प्राइस डिक्रीज किया, तो अब बाकी सारी जो फर्म्स है, राइवल फर्म्स, वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ एक्शन लेंगे। या तो वो अपने प्रोडक्ट की कुछ ऐसी क्वालिटीज बढ़ा देंगे कि लोग सेम रेट पे उनसे ले, लेकिन उन मतलब ऐसा ना हो कि उनकी जो सेल है वो कम हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए। तो वो क्या करेंगे, या तो वो भी प्राइस गिरा देंगे अपना, ताकि लोग उनसे भी खरीदे, या तो फिर वो कुछ ऐसी क्वालिटीज बढ़ा देंगे कि लोग सेम रेट पे भी उनसे खरीदे। यानी कि वो फर्म हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। एक फर्म ने कुछ डिसीजन लिया तो दूसरी फर्म्स भी कुछ ना कुछ रिएक्शन में डिसीजंस अपने लेगी। तो इंटरडिपेंडेंस काफी होता है ओलिगोपोली के। तो बच्चों, थर्ड फीचर है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसा कि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसके अंदर फर्म्स आपस में compete करती हैं एक दूसरे से, अपने प्राइसेस के बेस पे नहीं, बल्कि अपनी अदर फैसिलिटीज की हेल्प से। मतलब वो ऐसा करती है, कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देती हैं, या तो कभी गिफ्ट्स देती हैं, या फिर क्या कहते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़िया करती है। वो प्राइसेस को सेम रखते हैं, बट बाकी सारे तरीकों से कॉम्पीट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 फर्म्स आपस में लड़ने लग जाए, एक फर्म अपना प्राइसेस डाउन करती जाए, तो दूसरी फर्म को भी अपना प्राइस डाउन करना पड़ेगा। ऐसी बाकी सारी फर्म्स को भी अपना प्राइस डाउन करना पड़ेगा। ऐसी सारी फर्म्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइस वॉर छिड़ जाएगा। प्राइस वॉर छिड़ने का मतलब सारी फर्म्स अपने प्राइसेस को कम करेगी। इसमें अल्टीमेटली होगा क्या, सारी फर्म्स का लॉस होगा। जो वो प्रॉफिट वैसे कमा सकते थे, अब वो कमा नहीं पाएँगे। इसमें फ़ायदा जाएगा कंज्यूमर्स को। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि चलो यार, हम लोग अपने प्राइसेस को फिक्स्ड रखते हैं, चाहे डिमांड सप्लाई में जो भी चेंज आए। तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। मतलब वो अपने प्राइस को चेंज करके compete नहीं कर रहे एक-दूसरे से। अब कैसे compete कर रहे हैं, वो बेटर सर्विसेज़ दे के प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे टाटा है, मान लो वो अपने सर्विस क्या कहते हैं, अपने मोटम ऑटोमोबाइल्स की सर्विसेज़ बेटर देती हैं अपने कस्टमर्स को। बाकी कंपनीज़ के कंपैरिज़न में, तो उसकी लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदना प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि उसकी सर्विसेज़ बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं उसके रेट बहुत कम है, ऐसा नहीं होता। तो ये कॉम्पिटिशन इनका कैसे चलता है, नॉन प्राइस के बेस पे, यानी कि प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में कॉम्पीट करते हैं लोग। तो ये ओलिगोपोली का खास फीचर है। अब अगली चीज़ है बेटा, इसके अंदर ना एंट्री करना ईज़ी नहीं है। ईज़ी नहीं है तभी तो बहुत फ्यू फर्म्स हैं, सिंपल लॉजिक। और ऐसा क्यों होता है? ये जनरली इन रीज़न्स की वज़ह से होता है। या तो कंपनी के पास पेटेंट होते हैं उस चीज़ को बनाने के, या फिर ये तो होता ही है कि वो जो फ्यू फर्म्स होती है ना, उनको खड़ा करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे अगर आप ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी खोलना चाहते हो, तो वो कोई किराने की शॉप से कंपेयर नहीं कर सकते। यू विल रिक्वायर थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़्स ऑफ रुपीज़। तो बहुत सारे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, तब जाके आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी भी होती हैं चीज़ें जिसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल सबके पास नहीं हो, कुछ ही के पास उसका कंट्रोल हो। तो उस केस में भी आप इज़िली एंटर नहीं कर सकते फर्म एज़ अ फर्म वहाँ पे। तो क्या होता है, इसीलिए बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद ही आपको एंट्री मिल सकती है इस इंडस्ट्री के अंदर, इन इंडस्ट्री के अंदर जो ओलिगोपोली में आती है, राइट? तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब सीधा-सीधा आ जाता है एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओलिगोपोली के अंदर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन चलता है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो एडवर्टाइज़मेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, ये जो आपका एडवर्टाइज़मेंट है ना, वो लाइफ एंड डेथ का सवाल बन जाता है उस कंपनी के लिए। ठीक है? तो ऐसा भी होता है। तो एडवर्टाइज़मेंट पूरे स्विंग में होती है, ऐज़ इन फुल स्विंग अंडर ओलिगोपोली, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। आप देख सकते हो टीवी के अंदर कार्स, ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, ये कितना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करती है। हर बार आपको टीवी खोलते ही मतलब कुछ टाइम बाद कार की एडवर्टाइज़मेंट या बाइक, कुछ ऐसी ऑटोमोबाइल्स की एडवर्टाइज़मेंट दिखती ही दिखती रहेंगी। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एडवर्टाइज़मेंट का।
अब इसके बाद है सिक्स्थ ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पे मैंने वैसे आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। इसके अंदर जनरली होता क्या है, फर्म्स इंटरडिपेंडेंट होती हैं आपस के अंदर। मतलब एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को भी फ़र्क डालता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए वो आपस में इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। उन सबको पता है कि भाई हम एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हमारे प्रॉफिट्स भी एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमारे लॉसेस भी एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं एज़ इफ दे आर सिंगल फर्म। मतलब पूरी इंडस्ट्री बिहेव करती है कि हम तो भाई मोटर फर्म के हैं। मान लो ऑटोमोबाइल्स की ही बात कर रहा हूँ, तो पूरी अपने आप को एक पूरी वो सोसाइटी सी बना लेंगे कि भाई हम एक यूनिट हैं, साथ-साथ अपने प्राइस बढ़ाएँगे, साथ-साथ घटाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाती है, नहीं। वो वैसे तो अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को रिटेन करके रखते हैं, बट जब बात आती है डिसीजंस वगैरह की, तो वो मिल के साथ में सारी की सारी फर्म्स मिल के डिसीजन ले लेती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर। वो एक तरह से ग्रुप बना के चलते हैं। तो ये हो गया 6th। तो बेटा जो नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब लगभग सेम सा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये होता है प्योर ओलिगोपोली। अगर उनके प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होता है आपका, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो होता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अभी मैंने पहले आपको बताया था। तो इसका एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे बात करते हैं हम सीमेंट की, तो बेटा सीमेंट के कंपाउंड तो सेम ही रहने वाले हैं। सीमेंट तो सीमेंट ही होती है, ऐसी स्टील तो स्टील ही होती है। तो ये सब हम किस में मानते हैं कि भाई इनके बीच में होती है परफेक्ट ओलिगोपोली या फिर प्योर ओलिगोपोली, एक ही बात है। ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल की, तो इसमें फ़र्क है। एक गाड़ी आपको 15 लाख की मिलेगी, एक गाड़ी 5 लाख की भी मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ही बिल्कुल अलग है। तो किसी के अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़ होंगी, किसी के अंदर कुछ। लेकिन सीमेंट और स्टील में ऐसा इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। सीमेंट कहीं से भी ले लो आप, लगभग सेम सी मिलेगी। स्टील भी कहीं से भी ले लो, सेम मिलेगी। तो जनरली ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो आती हैं, ये आती है प्योर ओलिगोपोली में। और ये जो है ऑटोमोबाइल हो गया आपका, ठीक है? ये किस में आती है? ये आती है आपकी इम्परफेक्ट या फिर डिफरेंशिएटेड मोनोपोली में। तो सॉरी, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में। तो ये हो गया आपके 7 पॉइंट। इसके बाद हमारा रह गया लास्ट एक 8। अब बेटा जो लास्ट इसके अंदर है फीचर आपका, वो है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इससे पहले हमने जितने भी 3 केसेस पढ़े थे उसके अंदर हमने डिमांड कर्व बनाया था। बट इसका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है। दैट इज़ इनडिटर्मिनेट। आप नहीं पता लगा सकते कि इसका डिमांड कर्व कैसा होगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। ये जो फर्म्स होती हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, कॉमन डिसीजंस लेती हैं मिलके। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर एक फर्म भी अपना प्राइस पे वेरिएशन लाती है ना, तो बाकी सारी फर्म्स में भी उसका फ़र्क आता है। तो क्या होता है, इस वज़ह से डिमांड कर्व आपका कीप्स ऑन शिफ्टिंग, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो बेटा देखो एक्चुअली डिमांड कर्व होता क्या है? दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। सिंपल सी बात है, ठीक है? डिमांड बढ़ती रहती है, मतलब आपका जो क्या कहते हैं आउटपुट पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो यहाँ पे अगर प्राइसेज़ कम होते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, हम प्राइस को बढ़ा भी दें ना, तो भी आपकी डिमांड सेम रह सकती है। प्राइस को बढ़ाएँ, तो डिमांड सेम रह सकती है। इसका रीज़न क्या है? बाकी सारी फर्म्स भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करने लग जाएँगी। जो प्राइस, मान लो कि आपने सोचा कि मैं प्राइस कम कर देता हूँ, डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो होएगा क्या, आपने सोचा कि प्राइस कम करता हूँ, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बाकी सारी फर्म्स ने अपने प्राइस डिक्रीज़ कर दिए, अब कहाँ डिमांड बढ़ेगी, वही रहेगी। तो अब क्या होता है, इस केस में ये चीज़ हमारी फिक्स नहीं हो पाती है, शिफ्ट होता रहता है आपका। डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट होता रहता है, इसका मेन रीज़न है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द फर्म्स। तो इसलिए यहाँ पे आप डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये ओलिगोपोली होता है खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।